जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है यह सफलता उन्हें जो वक्त और हालात का रोना कभी किसी के सामने रोया नहीं करते। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना जोगिंदर चौधरी आप सभी का आपकी अपनी सक्सेस क्लासेज के डिजिटल मंच पर हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? मैं उपस्थित हो चुका हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जहां आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो टॉपिक शिक्षक भर्ती के प्रत्येक परीक्षा की पैटर्न पर आधारित है। जहां आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं और कैसे उन प्रश्नों को सही करके हम सफल रणनीति के साथ अपना चयन करेंगे। तो आज मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है साथियों, जिस टॉपिक का नाम आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है। क्या है मोटिवेशन, क्या है अभिप्रेरणा, जानेंगे। क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में कथन कहे हैं, इसके सोपान कितने होते हैं, कितने प्रकार की यह होती है, इसके सिद्धांत क्या क्या दिए गए हैं, इन सभी की मैं आपके बीच चर्चा करने वाला हूं। तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं, आप सब तैयार है ना? तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेप आता है अभिप्रेरणा का अर्थ एवं उसकी उत्पत्ति। स्टेप वाइज स्टेप हम इन चीजों को पढ़ेंगे। कि सबसे पहले जानेंगे सामान्य परिचय में कि मोटिवेशन है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है साथियों। तो बड़ा मजा आने वाला है आपको, दिल थाम के बैठिए, यहाँ बड़ा मजा आएगा आपको, आप मेरे साथ जुड़िए यहाँ। तो अभिप्रेरणा जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा, कौन सी भाषा है साथियों? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का एक शब्द है कौन सा? मो, यानी कि बेयत। कौन सा शब्द है? मोबेयत। शब्द पूछे आपसे साथियों, तो शब्द आपका हो जाएगा मोबेयत। और आपसे धातु पूछे, क्या पूछे? धातु। तो धातु कौन सी हो जाएगी? मोटम। जी सर। अब आपका प्रश्न बनता है कि ये मोटम, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है टू मूव, या सक्रिय रहना या गति करना। क्या रहना? सक्रिय रहना या गति करना। अब प्यारे साथियों, एक सामान्य सी अर्थ के रूप में अभिप्रेरणा निकल के आई कि एक व्यक्ति की वह काल्पनिक स्थिति जो उस व्यक्ति को उसके इच्छित लक्ष्य तक ले जाती है। अब इच्छित लक्ष्य कैसे? आपने एक चिड़िया को देखा है, वो तिनका तिनका एकत्रित करके अपना घर बना रही है। आपने एक चींटी को देखा है जो दिन और रात बढ़ रही है, अपने ऊपर से नीचे गिरती है और कई बार ऊपर चढ़ जाती है। ऐसे ही आप सभी जब एग्जाम नजदीक आती है तो दिन और रात एक करके मेहनत करते हैं। परीक्षा लगने के बाद आप लोग निश्चिंत होकर सोते हैं। आपके अंदर एक बल कार्य करता है जो लक्ष्य के लिए आपको ले जाता है। तो यहाँ एक सामान्य सा अर्थ बना कि अभिप्रेरणा होती कैसी है। तो याद रखना, ये कैसी होती है, तो होने का मतलब यह कैसी होती है? काल्पनिक होती है। अभिप्रेरणा वास्तविक नहीं होती। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। लेकिन अगला एक प्रश्न बनेगा, अभिप्रेरणा काल्पनिक तो होती है, लेकिन ऐसा मानना किसका है? तो प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा आप। यह एक परिभाषा कौन देता है? बैरोन देता है। कौन देता है? बैरोन के अनुसार यह कैसी होती है? बैरोन के अनुसार काल्पनिक होती है, कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। हम कोई भी चीज सीखते हैं, इस बार मेरा चयन हो, मैं अच्छा कर पाऊंगा ये सारी चीज। तो सामान्य सी बात देखी, लैटिन भाषा के एक शब्द है मोबेयर, और धातु पूछे तो मोटम, जिसका अर्थ क्या होगा? सक्रिय रहना या गति करना। अब हम लोग बात करेंगे अभिप्रेरणा की परिभाषाओं पर। क्या यहाँ से प्रश्न बनता है और कौन सी परिभाषा यहाँ पर महत्वपूर्ण है? तो आप ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा। तो यहाँ 3 या 4 परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब वो कौन सी परिभाषाएं हैं? तो पहली परिभाषा में मैं बात करूंगा गुण के अनुसार।
किसके अनुसार? गुण के अनुसार। अब इस परिभाषा में केवल और केवल 3 शब्द याद रखने हैं। पहला शब्द, किसी कार्य को क्या करना है? आपको प्रारंभ करना है। क्या करना है? प्रारंभ करना है। फिर क्या करना है? जारी रखना है। जारी रखने के बाद उस चीज को क्या करना है? नियंत्रित करना है। क्या करना है? नियंत्रित करना है। तो एक शब्द आ रहा है गुण। याद रखना, जब आपकी जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद आप एक नया घर बनाएंगे तो उसका मुहूर्त निकालेंगे, तब गुण बांटेंगे और बांटना प्रारंभ करेंगे, उसे जारी रखेंगे और बांटने वाला एक नियंत्रित प्रक्रिया में बांटेगा कि औरों का ध्यान रखा जाए। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करके जारी रखने एवं नियंत्रित करने की एक क्या कहलाती है? प्रक्रिया कहलाती है। एक और मनोवैज्ञानिक जिसकी मैं बात करूं, क्रेच एवं क्रेचफील्ड। क्रेच एवं क्रेचफील्ड कौन है? क्रेच एवं क्रेचफील्ड। क्रेच एवं कौन है? क्रेचफील्ड। ये कहता है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। किसका उत्तर देती है? क्यों का क्या देती है? उत्तर देती है। आप कोई कार्य क्यों कर रहे हैं? जैसे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मुझे पैसे की जरूरत है। हमारे सर अच्छी स्लाइडें क्यों बना रहे हैं? उन्हें पैसे की जरूरत है। आप दिन और रात क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आपको जॉब की जरूरत है। आपके किसी अपने ने आपसे कुछ कहा है, इसलिए आपको भी तैयारी करने की जरूरत है। सब्र रखे मेरे दोस्त, मुसीबत के वो दिन गुजर जाएंगे और हंसी और मजाक उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन जब उतर जाएंगे, जब मिलेगी तुम्हें सफलता, तो सबके चेहरे उतर जाएंगे। तो यहाँ अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है कि एक पक्षी घर क्यों बनाता है? उसे रहना है। मैं भोजन क्यों करता हूं? मुझे भूख लगती है। वो व्यक्ति पूजा क्यों करता है? उसे अच्छा लगता है। तो प्रत्येक कार्य का यहाँ क्यों का उत्तर कौन दे रही है? अभिप्रेरणा दे रही है। इसके बाद एक और परिभाषा जो आपकी महत्वपूर्ण है, वो है मैकडोनाल्ड के अनुसार एक परिभाषा बनती है कि अभिप्रेरणा जो है ना, वो हमारी भावात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है। कौन से पक्ष से जुड़ी हुई है? भावात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है। ध्यान देना आप थोड़ा सा यहाँ, रेट परीक्षा 2017 जहां इस प्रश्न को पूछा गया, अभिप्रेरणा वर्णित है ज्ञानात्मक जागृति से, भावात्मक जागृति से, या ज्ञान और भाव दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा हमारी किन से वर्णित है? याद रखना आप लोग, अभिप्रेरणा जुड़ी हुई हमारी भावनाओं से, जबकि चिंतन जो है ना, चिंतन हमारा जुड़ा हुआ है किन से? ज्ञानात्मक पक्ष से। किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। चिंतन किसी भी चीज का तर्क, चिंतन की उच्च अवस्था तर्क है। समस्या से जन्म लेता है चिंतन, और रॉस ने कहा था ज्ञानात्मक पक्ष का मानसिक पहलू है। तो याद रखना, मैकडोनाल्ड क्या कहता है कि चिंतन किससे जुड़े हुई है, यानी कि मैकडोनाल्ड कहता है कि अभिप्रेरणा भावनात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है, भावनाओं से जुड़ी हुई है। आपके सामने एक व्यक्ति जो गरीब है, भोजन के लिए आपसे गुहार लगाता है, आपके अंदर एक दया, एक भाव उमड़ता है। पिताजी के द्वारा यह कहना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाना, आपका बार बार यह सोचते रहना, यही तो भावना है। मुझे इसलिए पढ़ना है कि मुझे मेरे परिवार की स्थिति सुधारनी है, मुझे इसलिए कामयाब होना है कि मेरे घर के हालात मुझे, यानी कि एक चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो साथियों, एक और अगली परिभाषा यहाँ बनती है, उस अगली परिभाषा का नाम है आपके कौन? स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार एक परिभाषा बनती है और स्किनर कहता है कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का क्या है? सीखने की प्रक्रिया का, सीखने की प्रक्रिया का क्या है? राज्य मार्ग है। सीखने की प्रक्रिया का क्या है? राज्य मार्ग है। राज्य मार्ग है, सुनहरी सड़क है। सीखने में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक मोटिवेशन है। आप में अभी प्रेरणा नहीं होगी तो लक्ष्य के लिए प्रेरित कैसे होंगे? आप थोड़ा समझ रहे होंगे आप मेरी बात में। सीखने की प्रक्रिया का राजमार्ग, सुनहरी सड़क क्या चीज कहलाती है? आपकी आपकी कहलाती है अभिप्रेरणा। अब एक और मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम है सोरेनसन। नाम क्या है? सोरेनसन। सोरेनसन एक कथन कहता है, ध्यान देना थोड़ा सा।
सोरेनसन कहता है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या कहलाती है? सीखने की प्रक्रिया का आधार आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। आपको ध्यान हो थोड़ा सा, मैं आपके लिए बताऊं, सोरेनसन ने वृद्धि को एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसे परिवर्तन जिनको मापा जाता हो, जिनको तोला जाता हो, वो कहा था। सोरेनसन ने यहाँ सीखने के स्थानांतरण को परिभाषित किया था। जब सीखने की प्रक्रिया एक पक्ष में सहायक हो, कभी बाधा उत्पन्न करवाए, कभी ना तो सहायक है ना ही बाधा उत्पन्न कर पाए, वह प्रक्रिया सीखने का स्थानांतरण कहलाती है साथियों। तो सीखने का क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। आधार कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। हमने कुछ बातों की यहाँ चर्चा की। गुण के अनुसार हम किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, और फिर क्रिच एवं क्रिचफील्ड हमारे प्रत्येक किसका उत्तर दे रहा है? क्यों का उत्तर दे रहा है। मैकडोनाल्ड कह रहा है भावात्मक पक्ष से अभिप्रेरणा वर्णित है, जबकि चिंतन से कौन बता रहा है? रॉस। और चिंतन को कैसी प्रक्रिया बता रहा है? ज्ञानात्मक पक्ष की प्रक्रिया बता रहा है। इसी प्रक्रिया में मैं आपको आगे ले चलता हूं, और आगे की परिभाषा में एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है लोबेल। जिनका नाम क्या है? लोबेल। लोबेल ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा अपना जन्म आवश्यकता से लेती है। अभिप्रेरणा अपना जन्म किससे लेती है? आवश्यकता से। जब आपको जॉब की आवश्यकता ही नहीं होगी, जब आपको पीने की, किसी चीज को पाने की एक इच्छा ही नहीं होगी, तो आप कैसे कार्य करेंगे? तो इसलिए लोबेल कह रहा है कि अभिप्रेरणा अपना जन्म किससे ले रही है? अभिप्रेरणा अपना जन्म किससे ले रही है साथियों? अभिप्रेरणा अपना जन्म आवश्यकता से ले रही है। किससे ले रही है? आवश्यकता से अपना जन्म ले रही है, और इसकी संतुष्टि होने पर क्या हो रही है? जन्म लेती है, और इसकी प्राप्ति होने पर संतुष्ट हो जाती है। होने पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरणा कौन? अभिप्रेरणा सीखने की आवश्यक शर्त है। सीखने की क्या है? आवश्यक शर्त है। सीखने की क्या है? आवश्यक शर्त है। अभिप्रेरणा सीखने की आवश्यक शर्त है, और ऐसा मानना किसका है? तो आपका जवाब रहेगा मेल्टन। आपका जवाब क्या रहेगा? मेल्टन, जो अभिप्रेरणा को सीखने की क्या बताता है? आवश्यक शर्त बताता है। कौन बता रहा है? मेल्टन। इसी क्रम में एक अगली परिभाषा बनती है मॉर्गन। अगली परिभाषा किसकी बनती है? मॉर्गन। और मॉर्गन कहता है कि सही क्रिया का चयन करना। क्या है? सही क्रिया का क्या करना? सही क्रिया का आपकी क्या करना? सही क्रिया का चयन करना। सही क्रिया का चयन करना आपकी क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। भाई हम लक्ष्य के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत बार एग्जाम देते हैं। अब एक बार सही क्रिया होगी और हमें अपना लक्ष्य मिल जाएगा। इसके बाद जेम्स ड्रेवर एक चीज कहते हैं, और जेम्स ड्रेवर कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा चेतन एवं किसके अनुसार? चेतन एवं अचेतन मन के परिणाम स्वरूप घटित होने वाली प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप घटित होने वाली प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप घटित होने वाली क्या है? होने वाली प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप घटित होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। आप समझे कुछ बातें यहाँ? चेतन मन जो वर्तमान स्थिति है, अचेतन मन जो दमित इच्छाओं का भंडार गृह है। मैं बात फ्राइड के सिद्धांत की कर रहा हूं, मनोविश्लेषणवाद की बात आपसे कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने यहां देखा अभिप्रेरणा की। अब हम लोग पढ़ेंगे
विशेषताएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता बनती है हमारी, वो सबसे पहली विशेषता ये बनती है कि अभिप्रेरणा एक तो क्या होती है, लक्ष्य की ओर ले जाती है, लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है, लक्ष्य की ओर क्या करती है, केंद्रित करती है, लक्ष्य की ओर क्या करती है, व्यक्ति को केंद्रित करती है। दूसरी बनती है यह काल्पनिक होती है, यह कल्पनाओं से जुड़ी हुई है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है। अगली बनती है भावनात्मक पक्ष से अपना संबंध रखती है, भावना, भावनात्मक पक्ष से अपना क्या रखती है, पक्ष से संबंध रखती है, क्या रखती है, संबंध रखती है, भावनात्मक पक्ष से अपना। अगली एक बात आती है कि अभिप्रेरणा जो है वह एक चयनात्मक प्रक्रिया है, चयनात्मक प्रक्रिया है। अभी आपसे पूछा गया था जब आपका सीटेट इस बार लगा था, यह कैसी प्रक्रिया है, चयनात्मक प्रक्रिया, इसमें चयन किया जाता है, चयनात्मक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में रुचि उत्पन्न करती है, रुचि उत्पन्न करती है, उसे लक्ष्य के प्रति सक्रिय रखती है, कैसे रखती है, सक्रिय रखती है, उसे क्या रखती है, गतिमान रखती है, क्या रखती है, गतिमान रखती है, गतिमान रखती है, लक्ष्य के प्रति सक्रिय रखती है, उसे गतिमान रखती है। साथियों, यह एक प्रकार की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शारीरिक एवं कैसी प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब आप समझ गए थे, अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर ले जाती है, अप्रिय स्थिति से। अगली विशेषता क्या बनेगी कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से क्या ले जाती है, अप्रिय स्थिति से दूर ले जाती है, अप्रिय स्थिति से क्या ले जाती है, स्थिति से दूर रखती है, दूर रखती है, अप्रिय स्थिति से क्या रखती है, दूर रखती है। आवश्यकता से अपना क्या लेती है, जन्म लेती है, आवश्यकता से अपना क्या लेती है, आवश्यकता से अपना जन्म लेती है, आवश्यकता से क्या ले रही है, से जन्म लेती है, जन्म लेती है, यह जन्म लेती है। यह सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया का आधार होती है, प्रक्रिया का क्या होती है, आधार होती है, सीखने की प्रक्रिया का क्या होती है, आधार होती है। कुछ बातें आप लोग यहाँ समझ रहे हैं, मजा आ रहा है ना आपको? तो ये चीज थी, आप कह रहे थे कि टॉपिक बड़ा कठिन है, साइकोलॉजी बड़ी कठिन है, तो अब आपके चेहरे पर ये हंसी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सब कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ा ध्यान देना आप लोग, धीरे धीरे यहाँ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब यह सीखने की क्या है, आवश्यक शर्त है साथियों, आवश्यक शर्त है, सीखने की आवश्यक क्या है, शर्त है साथियों, सीखने की क्या है, आवश्यक शर्त है। अब कुछ बात कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्वों पर। अब मैं यहां बात कर रहा हूं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व, ध्यान देना आप थोड़ा सा यहाँ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्वों पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देना कि कोई भी चीज यहाँ से जो बनेगी वो आपके समझ में आएगी। सबसे पहली बात बनती है कि अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करती है, अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वाधिक क्या करती है, अधिगम को सर्वाधिक क्या करती है, प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा अधिगम को क्या करती है, सर्वाधिक प्रभावित करती है, प्रभावित करती है,
सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसी बीच तो एक मनोवैज्ञानिक आए थे, स्टीवेंसन, और उन स्टीवेंसन ने एक कथन कहा था कि एक शिक्षक के पास जितने भी साधन है ना, उन सभी साधनों में मोटिवेशन सबसे अच्छा साधन है। एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति कक्षा में कैसे मोटिवेट करे, उन्हें एक दिशा दे, एक आयाम दे और अपने आप को लक्ष्य तक कैसे ले जाए। ये सबसे बड़ी एक चुनौती होती है शिक्षक को कि वह अपने विद्यार्थियों को कैसे लक्ष्य तक ले जाए और लक्ष्य तक केंद्रित करे। तो जितने भी साधन है ना एक शिक्षक के पास, जितने भी क्या है साधन है, उन सभी साधनों में, जितने भी साधन है सभी साधनों में क्या है, सभी साधनों में अभिप्रेरणा क्या है, सभी साधनों में अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण साधन है। अभिप्रेरणा कह लूं या प्रेरणा कह लूं, कैसा साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। एक कैसा साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है साथियों। अब इसीलिए इसे अधिगम की, इसीलिए इसे अधिगम का, इसीलिए अधिगम की अनिवार्य स्थिति कहते हैं, इसीलिए इसे अधिगम की अनिवार्य क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं। इसलिए इसे अधिगम की यानी कि महत्वपूर्ण सोपान कहते हैं। अधिगम का क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण सोपान कहते हैं। इसीलिए इसे अधिगम की यानी कि क्या कहूं, सीखने की आवश्यक शर्त कहते हैं। आवश्यक क्या कहते हैं, आवश्यक शर्त कहते हैं। इसीलिए इसे सीखने का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। प्रथम तत्व कहते हैं, प्रथम तत्व कहते हैं। ये कुछ बातें हैं, जितना सफल अभिप्रेरणा होगी अधिगम उतना ही सक्रिय होगा। थॉमसन कहता है छात्र में रुचि जागृत करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अब एक बात आती है कि ये कितने प्रकार की होती है, तो टाइप ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। धीरे धीरे हम टॉपिक के प्रत्येक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ अभिप्रेरणा के हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आज का सबसे मैं कहूं अभिप्रेरणा का आधार स्तंभ कहूं तो अभिप्रेरणा के प्रकार से प्रश्न आ रहा है, और वह प्रकार से प्रश्न पूछता है कि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राथमिक, प्राइमरी मोटिवेशन, प्राथमिक अभिप्रेरणा। एक होती है सेकेंडरी मोटिवेशन, द्वितीयक अभिप्रेरणा। क्या होती है, द्वितीयक अभिप्रेरणा। अब एक बात आती है कि क्या है प्राइमरी मोटिवेशन और क्या है सेकेंडरी मोटिवेशन। ध्यान देना आप थोड़ा सा। वह अभिप्रेरणा जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को ध्यान देना आप थोड़ा सा यहां। वह अभिप्रेरणा जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं रुचि ले, संतोष की प्राप्ति हो, आनंद की अनुभूति हो, स्वयं सक्रिय। प्राथमिक अभिप्रेरणा में एक शब्द मिलेगा, वह अभिप्रेरणा जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं बिना किसी के दबाव में आकर अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार करता है और उससे संतोष, आनंद और रुचि की अनुभूति होती है, वह आपकी प्राथमिक अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राथमिक अभिप्रेरणा। पेपर में आपको मिले किसी कार्य को करने में संतोष, किसी कार्य को करने में संतोष, किसी कार्य में आप क्या ले रुचि, और किसी कार्य में आपको क्या आए, आनंद की अनुभूति आए। पेपर में आपको संतोष, रुचि या सक्रिय, जो बिना किसी के दबाव में आकर के स्वयं करे, स्वयं किसी कार्य को करने के लिए करे, वो आपके क्या है, सक्रिय अभिप्रेरणा कहलाती है, प्राथमिक अभिप्रेरणा कहलाती है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं जन्मजात प्रेरणा। क्या कहते हैं, जन्मजात प्रेरणा। जन्म से होती है इसलिए नाम आ गया जन्मजात प्रेरणा। स्वयं कर रहे हैं इसलिए नाम आ गया सकारात्मक अभिप्रेरणा। नाम क्या आ गया, सकारात्मक। प्रकृति से जुड़ी हुई है,
नाम क्या आ गया? प्राकृतिक अभिप्रेरणा। नाम क्या आ गया? प्राकृतिक अभिप्रेरणा। क्या नाम आ गया? प्राकृतिक अभिप्रेरणा। जैविक अभिप्रेरणा। जैविक अभिप्रेरणा। नाम क्या आ गया? जैविक अभिप्रेरणा। जन्म से जुड़ी हुई है। भूख, प्यास, नींद, काम, जो कार्य हम स्वयं करें बिना किसी के दबाव में। अब मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं, आप स्वयं पढ़ रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। आप एक उपन्यास की पुस्तक पढ़ रहे थे और उसके पढ़ने का समय आपने 2 घंटे और बढ़ा दिया, तो आपको उसमें आनंद आ रहा था। आप पहले 1 घंटे साइकोलॉजी पढ़ा करते थे, अब आप 3 घंटे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही है, साइकोलॉजी आपको अच्छी लग रही है, जिसमें आपको संतोष की प्राप्ति हो रही है। अब ऐसे ही एक अभिप्रेरणा का प्रकार था द्वितीयक अभिप्रेरणा, सेकेंडरी। ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें आपको द्वितीयक अभिप्रेरणा, आपको ये शब्द पेपर में मिलेंगे, जिसमें आप किसी भी कार्य को करने में पुरस्कार, जिसमें आप किसी कार्य को करने में दंड, इन सभी शब्दों के सारे स्वयं किसी कार्य को ना कर कर किसी के दबाव में आकर, बाह्य प्रभाव में आकर कार्य करते हैं, तो वहां आप लोग जानते ही हैं, यानी कि बाह्य दबाव में आकर के, वो आंतरिक थी इसलिए बाह्य दबाव में आकर के कोई कार्य करते हैं, जिसमें आपको क्या मिले? दंड मिले। जिसमें आपको क्या मिले? पुरस्कार मिले। जिसमें आपको क्या मिले? पुरस्कार मिले। अब इस कार्य को दूसरे व्यक्तियों से करवाते हैं, इसलिए इसका एक नाम आ गया, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नकारात्मक अभिप्रेरणा। इसलिए इसका नाम क्या आ गया? नकारात्मक अभिप्रेरणा। इसलिए ये स्वाभाविक नहीं होती है, इसलिए इसे अर्जित अभिप्रेरणा। क्या नाम आ गया? अर्जित अभिप्रेरणा। अर्जित अभिप्रेरणा सीखी जाती है। अर्जित अभिप्रेरणा जिसमें आपकी देखिए अर्जित में आएगी उपलब्धि, अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि, आपके दंड, आपकी संबंध, आपकी चिंता, आपकी आदत, आपकी अभिरुचि, अभिरुचि, आपकी आदत, अभिरुचि, संबंधन, आक्रामकता, ये सभी क्या होती है? अर्जित किए जाते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी मोटिवेशन में आते हैं। सम्मान हमेशा अर्जित किया जाता है, पुरस्कार हमेशा अर्जित किया जाता है, इसलिए इसे आप लोग एक नाम देते हैं अजैविक अभिप्रेरणा। कौन सी? अजैविक अभिप्रेरणा। क्या नाम देते हैं? अजैविक अभिप्रेरणा। इसमें व्यक्ति बाह्य स्रोतों के माध्यम से कार्य करता है, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का वह प्रकार जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं की अनुमति के आधार पर ना करके बाह्य दबाव में आकर के करता है, वह आपकी मोटिवेशन कौन सा कहलाता है? सेकेंडरी मोटिवेशन कहलाता है। तो मोटिवेशन 2 प्रकार का है, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जब आप किसी कार्य को करने में रुचि ले रहे हो, आपको आनंद आ रहा हो, आपको संतोष की अनुभूति हो रही हो, तो आपका सकारात्मक अभिप्रेरणा है। आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो आपकी सकारात्मक अभिप्रेरणा है। आप किसी के दबाव में आकर पढ़ रहे हैं, आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा है। तो साथियों, ये थे कुछ अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी देख रहे हो एक सरकारी सेवा में चयनित होने का सपना, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है अलकनंदा कॉलोनी, यानी कि अखलेरा, जहालाबाद। धन्यवाद।